फ्रेंड्स, वेलकम, स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए, आपकी डिमांड BANS 184 की लाइव क्लास को लेकर के तो हम आ चुके हैं और ये जो सब्जेक्ट है आपका वो है सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान। ठीक है, तो चलिए आइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं और वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक मैं क्या करती हूँ कि वीडियो को शेयर कर देती हूँ, तब तक आप लोग आ जाइए तो फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉक 1 ले लेते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान। तो चलिए फिर देख लेते हैं, सांख्यिकी से एक क्वेश्चन 100% आना है। तो महामारी विज्ञान क्या है पहले ये देख लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ ऐसे रोग होते हैं जिसे पाठ्यक्रम परिचय दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे रोगों के बारे में ही पढ़ेंगे, रोगों के बारे में, बीमारियों के बारे में ही जानेंगे, ठीक है, राइट। तो महामारी विज्ञान यहाँ से शुरू हो जाता है। महामारी विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य में अनिवार्य तथ्य, पहली यूनिट हमारी बन जाती है महामारी विज्ञान। इसमें अध्ययन प्रारूप के प्रकार हम देखेंगे और अवलोकन संबंधी अध्ययन देखेंगे, कितनी तरह का होता है। ये जो आपका यूनिट फर्स्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों तक ये पहुंच जाए और दिखे। तो ये यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि वर्णनात्मक अध्ययन भी है, फिर उसके अंतर्गत और भी चीजें हैं। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब महामारी जो शब्द है ये है क्या, ठीक है ना। तो महामारी शब्द जो है ये ग्रीक के 3 शब्दों अर्थात एपी यानी ऊपर, एपी का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, डोमोस यानी लोग और लोगोस यानी अध्ययन से लिया गया है। तो जिसका मतलब होता है लोगों के ऊपर किया गया अध्ययन, ठीक, एपिडेमिक जिसे हम बोलते हैं, महामारी। देखिए इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जैसे सपोज दैट करंट में हम बोल सकते हैं कोरोना। तो कोरोना जब बीमारी आई तो पहले किसी को लगा कि शायद एक बीमारी है एक जगह पे सिमट के रह जाए, लेकिन ऐसी बीमारी जो व्यक्ति दर व्यक्ति में संचरित होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, और ये फिर एक जगह से दूसरे जगह में जब चली जाए, जब जगह चेंज कर दे तो वो महामारी का रूप ले लेती है। पूरे एक देश में, पूरे एक जिले में, पूरे एक प्रदेश में जब फैल जाए, तो जब लोगों के ऊपर जो अध्ययन किया जाता है उसको महामारी विज्ञान कहते हैं, महामारी विज्ञान, ठीक है। और यह जो शाखा है मानव स्वास्थ्य और रोगों के सभी पहलुओं का अध्ययन करती है, ठीक है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं कि महामारी विज्ञान को कि निर्दिष्ट आबादी में, एक निश्चित आबादी में स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों या घटनाओं के वितरण और निर्धारकों का अध्ययन करती है महामारी विज्ञान, ठीक है। ये महामारी विज्ञान के यहाँ पे इतिहास दिया हुआ है, तो हमें इतिहास पे नहीं जाना है, हम सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक लेंगे, ठीक है ना। तो इतिहास हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम आगे चल के देखते हैं। यहाँ पर अध्ययन प्रारूप के प्रकार जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है और 100% आएगा कि महामारी विज्ञान के जो अध्ययन के डिजाइन है उनको 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया, 2 श्रेणियों में, ठीक है। यानी महामारी विज्ञान के अध्ययन को 2 भागों में बांटा गया है, आप प्रकार भी कह सकते हैं। अध्ययन प्रारूप के प्रकार, कुछ भी क्वेश्चन आए आंसर आपको यही लिखना है, ठीक है। मुझे बीच बीच में थोड़ा सा चेक करते रहना होता है, ओके, राइट। तो पहला जो अध्ययन है वो है अवलोकन संबंधी अध्ययन, ठीक है। पहला क्या है? अवलोकन संबंधी अध्ययन है। किसका? महामारी विज्ञान के अध्ययन के प्रकार में आ जाता है, महामारी विज्ञान के अध्ययन को, ठीक है। अवलोकन संबंधी अध्ययनों में क्या किया जाता है, क्या देखा जाता है? तो देखिए इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि बीमारी या मौतों की आवृत्ति, यानी जो बीमारी हुई है, जो मौतें हुई हैं, बीमारी फिर प्लस उनसे मौतें होंगी, डेथ होगी, तो वो उनकी आवृत्ति, एक डेटा देखा जाता है, उनका वितरण देखा जाता है, उसके अंतर्गत समय, वर्ष, माह, सप्ताह, दिन, घंटे, मौसम, ये सभी चीजें देखी जाती हैं मौतों की आवृत्ति और वितरण में, कि कितने वर्ष तक ये बीमारी रही है, व्यक्ति वो जिंदा रहा, कितने सप्ताह, कितने माह, कितने घंटे तक, ठीक है, और किस मौसम में ये बीमारी ज्यादा आती है, ज्यादातर पे। फिर इसमें स्थान आ जाता है, तो स्थान के अंतर्गत देश, शहरी, ग्रामीण स्थान, अस्पताल, वृद्धाश्रम, स्कूल, ये सब चीजें देखी जाती हैं और जनसांख्यिकीय विशेषताओं द्वारा रिपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। जब जनसांख्यिकी द्वारा रिपोर्ट किए जाते हैं तो फिर उसमें आयु, लिंग, आय, शिक्षा, व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति वगैरह सभी आ जाती है।
तो यहाँ पर जो अवलोकन है उसका अध्ययन दो प्रकारों में वर्गीकृत हो जाता है, क्योंकि अब इतनी चीजों का जब आप अवलोकन करेंगे तो सीधी सी बात है एक में नहीं हो पाएगा। तो एक का नाम दे दिया गया वर्णनात्मक अवलोकन, दूसरे का विश्लेषणात्मक अवलोकन। क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है, एक पूछ सकता है कि महामारी विज्ञान के प्रकार क्या है, तो आपको लिखना होगा दो प्रकार होते हैं, अवलोकन संबंधी अध्ययन और दूसरा प्रायोगिक अध्ययन होता है। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा इस तरह से पूछ सकता है, अवलोकन संबंधी अध्ययन से आप क्या समझते हैं बताइए, तो फिर आपको इसके अंतर्गत लिखना होगा वर्णनात्मक अध्ययन और विश्लेषणात्मक अध्ययन, क्योंकि इसको दो भागों में बांटा गया है अवलोकन संबंधी अध्ययन को। राइट, कॉपी पेन ले लीजिए, लिखते जाइए, आपके लिए बहुत इजी होगा और एक दो बार आप इसे रिवाइज कर लेंगे तो बनने भी लगेगा। ठीक है, तो वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक में अवलोकन संबंधी अध्ययन को भी बांट दिया गया है। अब वर्णनात्मक अध्ययन में रोग के बारे में केवल वर्णन होता है, वर्णनात्मक है तो वर्णन होगा सिर्फ डिजीज के बारे में, सिर्फ रोग के बारे में यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा, जिसमें केस रिपोर्ट बनता है, केस सीरीज बनाई जाती है। ठीक है, किसमें, वर्णनात्मक में। और जो विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है उसमें पारिस्थितिक, केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शनल कोहार्ट, ये चार चीजें इसमें देखी जाती हैं, पारिस्थितिकी, केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शनल और कोहार्ट। ठीक है, ये किस में आता है, विश्लेषणात्मक में। चलिए वर्णनात्मक अध्ययन जल्दी से देख लेते हैं। वर्णनात्मक अध्ययन फिर से दो प्रकार के अब होते हैं, इनको भी दो प्रकारों में बांटा गया, ऊपर ही बांट के हम आए हैं, केस रिपोर्ट और केस सीरीज। तो आपसे अलग भी क्वेश्चन पूछ सकता है, केस रिपोर्ट के बारे में भी, केस सीरीज के बारे में भी अलग से पूछ सकता है, या वर्णनात्मक अध्ययन को ही पूछ लेगा तो उसमें इसको आपको लिखना होगा। ठीक है, तो केस रिपोर्ट क्या होता है, अब देखिए रिपोर्ट का मालूम, सीधी सी बात है कि रिपोर्ट के मामले में नैदानिक अभ्यास के दौरान असामान्य लक्षण, संकेत और विशेषताओं या मृत्यु के मामलों को चिकित्सक की प्रस्तुतियों द्वारा सूचित किया जाता है। नैदानिक अभ्यास का मतलब, निदान का मतलब होता है उपचार के दौरान, उपचार के दौरान जो भी लक्षण दिखाई देते हैं, जो भी विशेषताएं होती हैं, या मान लीजिए मृत्यु हो जाती है, तो किसके सामने, डॉक्टर के सामने प्रस्तुत किया जाता है, मतलब डॉक्टर को सूचित किया जाता है और बताया जाता है। जो नए नैदानिक रोग होते हैं, जो नए उपचारात्मक रोग होते हैं, ठीक है, ये नैदानिक रिपोर्ट के अभ्यास में उपयोगी होते हैं और इनमें एक परिकल्पना तैयार की जाती है और महामारी विज्ञान के अध्ययन में खोजते हैं। जैसे गुर्दे की विफलता वाले रोगियों में कोगुलोपैथी यानी जो गुर्दे की विफलता जो होती है, विफलता का मतलब कि जो असफल हो जाते हैं उनके रोगियों में, ठीक है ना, जिन्हें गुर्दे की प्रॉब्लम होती है उनके रोगियों में कोगुलोपैथी यूज की जाती है। तो ये केस रिपोर्ट के अंतर्गत आ जाता है। इसी तरह से दूसरा आ जाता है प्रकरण श्रृंखला, जिसको इंग्लिश में केस सीरीज बोलते हैं। अब जब नैदानिक स्थितियां होती, जब उपचार की स्थितियां होती जिनका निदान किया जाता है, कुछ नए मामले आते हैं, कुछ समान विशेषताओं के साथ में आते हैं, कुछ की मृत्यु हो जाती है, कुछ में लक्षण दिखते हैं, संकेत दिखते हैं, एकल दिखते हैं, तो चिकित्सकों के समूह द्वारा संकलित किए जाते हैं। तो कुछ एकल चिकित्सक होते हैं या फिर चिकित्सक के जो समूह होते हैं उनके द्वारा देखे जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें केस सीरीज कहा जाता है, यानी ऐसी नैदानिक स्थितियां, ऐसे मामले जो समान विशेषताओं के साथ में किसी लक्षण या संकेत के साथ में आते हैं, तो किसी एकल यानी एक या फिर बहुत से डॉक्टरों के द्वारा समूह में देखे जाते हैं, उन्हें केस सीरीज कहा जाता है। लक्षणों और संकेतों को, स्पेक्ट्रम को समझने, और ये नवीन परिभाषा उपयोगी है, यानी कि इसमें रोगियों की मृत्यु तक फॉलो किया जाता है, जब तक कि रोगी की मृत्यु, उपचार शुरू होता है, उपचार से शुरू होने से लेकर के जब तक कि रोगी की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक इस चीज को फॉलो किया जाता है, केस को। ठीक है, और जो रोग के प्राकृतिक इतिहास की जांच करने के लिए उपयोगी होते हैं, और डेटा में आमतौर पर चिकित्सकों से और कभी कभी आबादी से परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर अचानक हुई मौतों के मामले में एकत्र किया जाता है कि अचानक मौत क्यों हुई। जैसे कोरोना, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोविड बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो इसमें भी क्या किया गया था, केस सीरीज इसकी भी की गई थी, इसका भी खोज किया गया था कि कहां पे किस जगह से हुआ, तो पता चला कि चीन के वुहान से एक लैब से निकला था। ठीक है, तो केस सीरीज के डेटा का उपयोग स्थान, समय, धर्म, जाति, मौसम, सामाजिक आर्थिक स्थिति से बीमारी को वितरण को जानने के लिए किया जाता है कि कहीं किसी विशेष पर्टिकुलर किसी विशेष चीज से तो नहीं संबंधित है कि किसी विशेष मौसम में ये आ रहा हो, या किसी विशेष व्यक्ति को जो किसी डिजीज से ग्रस्त हो उसको तो नहीं हो रहा है। तो ये सभी चीजें वहां पे एनालिसिस की जाती है। ठीक है, ओके।
ओके, चलिए यहाँ पे ये हो गया। तो केस सीरीज डेटा का उपयोग बीमारी की दरों की गणना करने के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि कोई विभाजक उपलब्ध नहीं होता, इसमें कोई तुलना समूह नहीं होता है, नमूने विभिन्नता से युक्त होते हैं और केवल चुनिंदा मामलों को उनमें शामिल किया जाता है। तो केस सीरीज डाटा में यहाँ पे जो गणना होती है वो बीमारी के दर पे नहीं देखी जाती है, बल्कि इसके जो नमूने लिए जाते हैं वो अलग अलग होते हैं और वो जो कुछ ही मामलों में शामिल किए जाते हैं, जैसे कोविड में किया गया था कि अलग अलग नमूने सभी के लिए गए थे और फिर उसका एक केस सीरीज यानी एक प्रकरण देखा गया था। ठीक है, तो इस प्रकरण के तौर पर हम उदाहरण दे सकते हैं समती एक्रोकैटोडर्मा यानी कि डर्मोटोसिस जिसको बोलते हैं, इस मामले में चीजें देखी जाती हैं। तो ये हो गया केस सीरीज। विश्लेषणात्मक अध्ययन देख लेते हैं। विश्लेषणात्मक अध्ययन 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पारिस्थितिक अध्ययन, जो पर्यावरण से परिस्थिति से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ओके, राइट। अब पारिस्थितिकी अध्ययन देख लेते हैं। तो इस प्रकार के अध्ययन में रोग परिणाम आवृत आबादी के भीतर या इसके बीच के समूहों में जोखिम के स्तर के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो डिजीज होती है, जो रोग होता है, वो एक विशेष आबादी के भीतर होता है और आबादी के भीतर जोखिम का कितना स्तर हो सकता है। मतलब ऐसा तो नहीं कि पूरे आबादी को, पूरे समूह को खतरा है इससे या कुछ लोगों को खतरा है, तो इसके बीच का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी अध्ययन में। ठीक है, और इस तरह के अध्ययन में जनसंख्या को हम व्यक्ति नहीं बल्कि एक इकाई मानते हैं, यानी किस जगह से इसकी शुरुआत हुई, और इसे जो है जन्म स्थान, निवास, फैक्ट्री, स्कूल, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर संबद्ध किया जाता है, क्योंकि इसे क्या मानते हैं हम, एक इकाई मानते हैं। ठीक है, जनसंख्या में नहीं मानते, एक इकाई के तौर पे हम मानते हैं, राइट। पारिस्थितिकी अध्ययन का उपयोग परिकल्पना की पीढ़ी के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। और सार्वजनिक निजी क्षेत्र के डेटा जो होते हैं, सर्टिफिकेट संगठन होते हैं, वो पहले के सर्वेक्षणों में उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं एज एग्जाम्पल कि अध्ययन में विभिन्न देशों में कैंसर की घटनाओं की जांच जनगणना के आंकड़ों और ट्यूमर रजिस्ट्रियों के आय वितरण और रोग की स्थिति के आधार पर करते हैं, यानी भारत में कुष्ठ रोग का स्थानिक प्रसार। तो ये एक पारिस्थितिक अध्ययन कहलाता है, जो एक विशेष कुनबे में, समुदाय में देखा जाता है। ठीक है, ओके। फिर प्रकरण नियंत्रण, केस कंट्रोल अध्ययन। ठीक है, अब प्रकरण तो हम देखते ही आ रहे हैं, उसका नियंत्रित करने वाला भी तो कोई चाहिए ना, कंट्रोल होना। तो ये अध्ययन बीमारी के एटियालिज यानी हेतु विज्ञान की जांच करते हैं। ठीक है, यानी एक दुर्लभ कोई लंबी बीमारी है, उसके अध्ययन के लिए उपयुक्त लागत, प्रभावी सब्जेक्ट की कम संख्या की आवश्यकता और प्रदर्शन करने में असमान जो सब्जेक्ट होते हैं, न्यूनतम जोखिम सहित वाले कार्यक्रमों का अध्ययन किया जाता है। तो आप सिंपल भाषा में इसको कह सकते हैं केस कंट्रोल को, कि जो दुर्लभ लंबी बीमारी वाले होते हैं उनका इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट की संख्या जो है इसमें कम ली जाती है और प्रदर्शन करने में ताकि आसानी रहे इसलिए। ठीक है, और कई जोखिमों का इसमें अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, और विषयों का कोई ड्रॉप आउट नहीं देखा जाता और कम से कम नैतिक समस्याएं होती हैं, जिसे एक छोटी सी अवधि के भीतर पूरा किया जा सकता है केस कंट्रोल में। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल में करना है उसे। और अध्ययन की जो इकाई होती है वो व्यक्तिगत स्तर पर होती है। रोग के बिना ही विषयों यानी सब्जेक्ट के साथ नवनिदान मामलों की तुलना की जाती है। दोनों मामलों और नियंत्रण में संभावित जोखिम कारकों का मूल्यांकन केस सीट रोगियों के ऊपर किया जाता है। रिश्तेदारों व नियंत्रण की जांच भी की जाती है और जैव रासायनिक परीक्षण करके किया जाता है। और इस अध्ययन के पूर्व व्यापी कहा जाता है कि बीमारी से लेकर के कारण जो पीछे तक और भावी है उनको भी देखा जाता है। मतलब बीमारी के पीछे का कारण जो चल रहा है वो तो है ही, और आगे भी बीमारी ना हो तो इन सभी को लेकर के एक डेटा संग्रह किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, केस स्टडी में। तो जनरली इसमें अस्पताल, रोगी, रजिस्ट्रार, अनुभागी अध्ययन, केस सीरीज, कोहार्ट अध्ययन, इनमें विभिन्न केसों को चुना जाता है और नियंत्रण के लिए रोगियों को कार्यालय, कारखाने, संस्थान या एक ही अस्पताल के किसी अन्य बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को भौगोलिक, जीवन साथी या दोस्तों से लिया जाता है, उनका चयन किया जाता है और चयन करने के
को कम करने के लिए आयु, लिंग और जातीयता पर भी यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, मिलान किया जाता है। और जिसके आधार पर जो जोखिम होता है, जो एजेंट होता है, जोखिम का जो कारक होता है, जो बीमार व्यक्ति होता है, उसके बीमारी परिणाम के बीच का संबंध मापा जाता है। तो केस नियंत्रण की मुख्य कमी उपयुक्त नियंत्रक की खोज करने में होती है। चुने गए विषय मुख्य आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी ऐसी बीमारी है, विषय का मतलब यहाँ पे बीमारी से है, ठीक है। व्यापकता, घटना या जिम्मेदार जोखिम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। इनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। भ्रम होने के कारण कारक के संबंध के बीच का अंतर करना भी संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें इसमें है जो केस कंट्रोल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और केस कंट्रोल और कोआर्ड दो चीजें हैं जिसे मैं कहूंगी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सकल अनुभागी अध्ययन यानी क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है। ये देख लेते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है। ओके, चलिए अब इसे शुरू कर देते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है कि इन अध्ययनों में अनावृत्ति और परिणाम यानी जो बीमारी होती है दोनों की एक ही समय में जांच की जाती है। जोखिम और परिणाम के बीच अस्थायी संबंध को नहीं समझाया जा सकता। क्या बीमारी है और उससे क्या होने वाला जोखिम है, क्या नुकसान है, उसको वहां पे नहीं समझाया जाता है, बल्कि जो परिणाम होता है, जो अनावृत्ति होती है, जो उसमें परिवर्तन आते हैं, उन सब की एक साथ ही जांच की जाती है। और अध्ययन की इकाई जो होता है कौन होता है, व्यक्ति होता है। और ये अध्ययन एक साथ कई जोखिम कारकों का अध्ययन करने और पुरानी बीमारियों और निश्चित जोखिम जैसे कि उम्र, लिंग, जातीयता, जीनोटाइप की जांच के लिए उपयोगी होते हैं। इन अध्ययनों का संचालन करना आसान है और बीमारी के बोझ पर इनपुट देना जो स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की योजना बनाने, संसाधनों को आवंटित करने के लिए उपयोग में किए जाते हैं। ये सस्ती होती है और थोड़े समय के भीतर पूरा किया जा सकता है इसे, ठीक है। यदि एक सकल अनुभागी अध्ययन यानी क्रॉस सेक्शनल को एक ही जनसंख्या पर दोहराया जाता है तो यह कोहार्ट अध्ययन के रूप में कार्य कर सकता है, लेकिन एक ही जनसंख्या पर इसे नहीं दोहराया जाता, ठीक है। और यदि एक स्वतंत्र नमूने पर दोहराया जाता है तो यह बीमारी के रुझानों की जांच करने के लिए उपयोगी हो जाती है, ठीक है। ओके, यदि मानक आबादी है उसका डेटा का उपयोग करना हो तो इसके करने के प्रचलन को मानकीकृत किया जाता है और प्रचलन की तुलना अन्य आबादी के साथ की जाती है। और इस प्रकार के अध्ययन रोग और निर्धारक दोनों का अध्ययन किया जाता है। नमूना जो होता है वो पूर्वाग्रह से बचने के लिए होता है। यादृच्छिक नमूनाकरण, स्वतंत्र नमूनाकरण तकनीकों का उपयोग होता है यहाँ पे, जैसे सरल, व्यवस्थित, संकुल, स्तरीकरण, इस तरह के नमूने यहाँ पर व्यवस्थित किए जाते हैं, लिए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। प्रचलन जो इसका होता है 1% या 1000 विषयों पर प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और इसके आधार पर 3 प्रकार के ये होते हैं, बिंदु, अवधि और जीवन काल की व्यापकता, ठीक है। तो ये हो गया। अब कोहार्ट ले लेते हैं। मुझे कोहार्ट शुरू से पता नहीं क्यों वेरी इंपॉर्टेंट लगता था। जब भी मैं आपको ये पढ़ाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है कोहार्ट अध्ययन। क्यों, मुझे खुद भी नहीं पता। चलिए कोहार्ट अध्ययन देख लेते हैं। देखिए, अध्ययनों को घटना अनुदैर्ध्य अध्ययन कहा जाता है। जो ये कोहार्ट अध्ययन होता है ना, तो जब ये अध्ययन किए जाते हैं, जब ये स्टडीज की जाती हैं तो किसी घटना को, तो उसको कोहार्ट अध्ययन कहा जाता है। अनुदैर्ध्य भी कहते हैं इसको, ठीक है। कोहार्ट का मतलब क्या होता है? कोहार्ट का मतलब होता है आबादी का एक समूह और जिसमें जन्म तिथि, विवाह की तिथि, दशक, व्यवसाय जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर सभी हैं, शहर की जनसंख्या जैसे दिल्ली हो गया आदि के आधार पर समूह बनाए जा सकते हैं। तो कोहार्ट का मतलब ही होता है एक आबादी का समूह। आबादी हमने यहाँ पे दिल्ली ले ली। अब दिल्ली के अंतर्गत आने वाले वो सभी लोग जिनकी जन्म तिथि, जिनका विवाह की तिथि, मतलब ऐसे सभी लोगों में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, शिक्षक जितने लोग आते हैं, फिर इनकी जन्म तिथि, फिर इनकी विवाह की तिथि, ठीक है ना, ये सभी चीजें इसमें ली जाती हैं और शहर की जनसंख्या आदि के आधार पर समूह बनाए जाते हैं। कोहार्ट में विषयों में समान विशेषताएं, अनुभव, शर्तें होती हैं। समान विशेषताएं होती हैं, अनुभव और कुछ शर्तें होती हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है
कि एक समूह को अध्ययन के लिए चुना जाता है और एक ही समूह के भीतर उजागर और गैर उजागर कोहार्ट्स की पहचान की जाती है। मतलब समूह के अंदर तो ये किया ही जाता है, एक आबादी के अंदर, उस आबादी के अंदर एक समूह के अंदर समूह का अध्ययन किया जाता है और समूह के भीतर ही कोहार्ट्स की पहचान की जाती है। एक और विशेष अवधि तक उसका अनुगमन यानी उसको फॉलो किया जाता है, एक विशेष टाइम तक उसको फॉलो किया जाता है। और यदि विवरण दुर्लभ है तो कोहार्ट की तुलना विवरण को छोड़कर सभी विशेषताओं से मेल खाते बाहरी कोहार्ट से की जाती है। मान लीजिए कि विवरण यानी एक्सपोजर होता है, जब उसको देखा जाता है पता चलता है कि कोहार्ट की तुलना में विवरण को छोड़ दिया जाता है और जितनी सभी विशेषताएं होती हैं वो बाहरी कोहार्ट से मेल खा जाती हैं, तो उसी कोहार्ट के विवरण और परिणाम के स्तर के आधार पर उपसमूह में विभाजित किया जा सकता है, जो जिससे बाहरी खाते से जो कोहार्ट मेल खाया था। ठीक है, तो अध्ययन की शुरुआत में रुझान के परिणाम के लिए नैदानिक मानदंड तय किए जाते हैं, जैसे बेसलाइन डेटा को क्रॉस सेक्शनल अध्ययन, जनगणना और जन रजिस्ट्री से एकत्र किया जाता है। तो अध्ययन की शुरुआत में रुझान के परिणाम के लिए नैदानिक मानदंड तय किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक्सपोजर पर डेटा साक्षात्कार आयोजित करके, मोबाइल ईमेल के माध्यम से विषयों से संपर्क करके केस सीट का परीक्षण किया जाता है, फिर उनका नैदानिक परीक्षण किया जाता है। फिर पर्यावरण सर्वेक्षण हवा या पानी की गुणवत्ता के आधार पर तैयार किए जाते हैं और इस अध्ययन से बीमारी को विषय से बाहर रखा जाता है। फिर उजागर और गैर उजागर, जो सामने आ रहे हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं, दोनों कोहार्ट विषयों का मूल्यांकन समय समय पर नैदानिक स्थिति के आधार पर किया जाता है। ठीक है, जिनमें नैदानिक परीक्षण करते हैं, नकदी पत्र की समीक्षा करते हैं और अध्ययन के समापन बिंदु की जांच के लिए विषयों से मुलाकात करते हैं। थोड़ी सी नॉइस प्रॉब्लम हो रही होगी, उसके लिए सॉरी चाहूंगी। ठीक है ना। फिर घटना की दर, सापेक्ष जोखिम जो होता है उनके बीच एक संबंध तय किया जाता है। कारक जो जोखिम होता है और जनसंख्या के जिम्मेदार जो जोखिम कारक होते हैं वहीं पे वो समाप्त हो जाता है। तो बीमारी किस हद तक कम हो जाती है, ये दोनों जो होते हैं कोहार्ट के बीच निर्धारित और तुलना की जाती है कि किसी बीमारी को किस हद तक कम किया जा सकता है या कोई बीमारी किस हद तक कम होती है, ये कोहार्ट के बीच निर्धारित और तुलना की जाती है। ठीक है, कोहार्ट अध्ययन 3 प्रकार के होते हैं। अब कोहार्ट अध्ययन को देख लीजिए, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो वो 3 प्रकार है, यानी भावी अध्ययन के आरंभ होने के बाद परिणाम, यानी भावी अध्ययन आरंभ होने के बाद परिणाम, कोई हमने स्टार्टिंग किया, हमने जांच की, उसके बाद क्या परिणाम आया तो वो भावी हो गया है। फिर पूर्वव्यापी, यानी अध्ययन आरंभ होने से पहले परिणाम, अध्ययन अभी शुरू नहीं हुआ, स्टडी अभी शुरू नहीं है, उसके पहले का परिणाम। और मिश्रित होता है, अध्ययन के आरंभ से पहले होने वाले परिणाम जो आगे संभावित रूप से मूल्यांकन किए जाते हैं। तो कोहार्ट भी यहाँ 3 प्रकार के होते हैं, नोट कर लीजिए, यानी भावी, पूर्वव्यापी और मिश्रित। ठीक है, यदि नए पहचाने गए मामलों की एक ही कोहार्ट के नियंत्रण के साथ तुलना कर अध्ययन किया जाए तो इसे नेस्टेड केस कंट्रोल अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, और भारत में उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल की ग्रामीण आबादी में अधिक वजन मोटापे के संभावित लोग देखने को वहां पे मिले हैं। केरल के विषयों में गर्भकालीन मधुमेह के और नवजात के लोग अधिकतर कोहार्ट के उदाहरण के रूप में सामने आए हैं। निमोनिया भी इससे अछूता नहीं है। तो ये कोहार्ट हो गया। अब प्रायोगिक अध्ययन देख लेते हैं। ठीक है ना, कि प्रायोगिक अध्ययन क्या कहलाता है। मुझे इसे थोड़ा बहुत कम उसमें स्पीड में पढ़ाना पड़ रहा है, उसका रीजन ये है ताकि आपके समझ में आ जाए, आप समझ सको इस चीज को। ठीक है, प्रायोगिक प्रकार के अध्ययन डिजाइनों के रोग सिद्धांत को खोजने, हस्तक्षेप करने, सेवाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने, हस्तक्षेप की लागत करने यानी रोकने और लागत करने, लाभ विश्लेषण की जांच करने के लिए आयोजित किए जाते हैं, नियोजित किए जाते हैं। ठीक है, प्रायोजित अध्ययन 2 तरह के होते हैं, यादृश और गैर यादृश। यादृश अध्ययन क्या कहलाते हैं, यादृश अध्ययन यानी यादृश नैदानिक अध्ययन परीक्षण। यादृश अध्ययन को यादृश नैदानिक परीक्षण, क्षेत्र परीक्षण और सामुदायिक परीक्षण में वर्गीकृत किया गया, यानी इसके भी 3 भाग हैं यादृश अध्ययन के। पहला भाग है नैदानिक परीक्षण,
दूसरा है क्षेत्र परीक्षण, तीसरा है सामुदायिक परीक्षण। तो यादृश नैदानिक अध्ययन क्या कहलाता है? यादृश का मतलब क्या होता है? यादृश का मतलब होता है स्वतंत्र। तो यादृश नैदानिक परीक्षण में दवाओं, नए उपचार, नए उपकरणों की प्रभावकारिता की जांच की जाती है। यहाँ पर कि जो नई दवाएं हैं, नए उपचार, ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं, जो नए उपकरण वहां पे मॉडल्स, मॉड्यूल्स वगैरह लाए जा रहे हैं, तो वो कितने इफेक्टिव है, कितने प्रभावकारी है, तो उनकी यहाँ पे जांच की जाती है। और इस तरह अध्ययन डिजाइन कई परिणामों पर एकल हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, यानी सिर्फ एक एकल हस्तक्षेप यानी सिर्फ एक के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। यादृश नैदानिक परीक्षण अस्पताल या अनुबंध अनुसंधान संगठनों में किए जाते हैं, यानी अस्पताल में, और जो अनुबंध अनुसंधान होते, रिसर्च सेंटर होते हैं, वहां पर किए जाते हैं। विषयों को उपचार या नियंत्रण समूहों में यादृश किया जाता है, और इस यादृश को सरल विधियों यानी कंप्यूटर से इनको बिल्कुल अलग किया जाता है और सरल विधियों का उपयोग करके इनको किया जाता है। इनमें ब्लॉक, स्तरीकृत, कोवेरिएंट, अनुकूलन, ये सभी प्रक्रिया ऑनलाइन सॉफ्टवेयर टूल के माध्यम से की जाती है, जिसे यादृच्छिकरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इनको अलग कर देते हैं तो इन विषयों के दोनों हाथ समान और तुलनीय हो जाते हैं। हस्तक्षेप को छोड़ दो तो परिणाम में अंतर का कारण बनता है, और विषय की विभिन्नता से बचने के लिए प्राय ऐसे अन्वेषण और पूर्वाग्रह किए जाते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, यादृक्ष नैदानिक उपचार। बहुत लंबा है, बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसको थोड़ा आपको अपने से भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रोगियों में दवा का असर, अवशोषण, प्रसार, चयापचय, दवा के उत्सर्जन, वितरण का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत यादृश नैदानिक परीक्षण 4 चरणों में किया जाता है। पहले चरण के परीक्षण में क्या किया जाता है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं। सहिष्णु खुराक को स्वास्थ्य विषयों या रोगियों में पहचाना जाता है। फिर दूसरे चरण में क्या किया जाता है, छोटे समूह के रोगियों में दवा का असर और उसका क्या, दवा का विवरण जो होता है वो कि उसका अध्ययन किया जाता है। तीसरे में बड़ी संख्या में रोगियों में दवा की प्रभावकारिता दी जाती है, उसकी जांच की जाती है। और चौथे चरण में बाजार में दवा के विमोचन के बाद दवा के प्रतिकूल प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। तो यादृश नैदानिक परीक्षण के भी 4 यहाँ पे चरण दिखाए गए हैं। ठीक है, क्षेत्र परीक्षण फील्ड ट्रायल होता है, और इस प्रकार के परीक्षणों को फील्ड यानी कि समान आबादी में आयोजित किया जाता है, और इनमें स्वास्थ्य विषय या समूह शामिल होते हैं, और अध्ययन में डिजाइन में कई परिणामों का हस्तक्षेप का प्रभाव किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंतर्गत आते हैं। सामुदायिक परीक्षण, तो ये कई समुदाय में होता है, और चयनित समुदायों से कुछ समुदायों के विवरण शामिल किए जाते हैं, अन्य के नहीं किए जाते हैं, कुछ के ही शामिल किए जाते हैं। ठीक है, और सामुदायिक परीक्षण जो होता है उन रोगों के लिए किए जाते हैं जो सामाजिक आर्थिक स्थिति से प्रभावित होते, से कोरोनरी धमनी रोग। ठीक है, जो जोखिम कारक होता है, जो उन लोगों में बाधित होता है जिनके पास ये बीमारी के विकास को रोकने की क्षमता होती है, उन लोगों में ये किए जाते हैं। ठीक है, सामुदायिक। गैर यादृश परीक्षण, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नैतिक, वित्तीय और प्रशासनिक बाधाओं में बड़ी श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है, और जिसके नमूने, सैंपल बड़े आकार और कुछ हस्तक्षेपों की प्रयोज्यता के समूहों की तुलना करने के लिए होती है, जो व्यक्तिगत सीमा तक आरसीटी का उपयोग सीमित करता है, जिसके लिए गैर यादृश परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसमें पूर्वाग्रह के कारण अंतर पारंपरिक, गैर पारंपरिक समूह तुलनीय नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। परिणाम की वैधता जो है वो संदिग्ध हो सकती है। गैर यादृश परीक्षण 5 प्रकार के होते हैं। अनियंत्रित परीक्षण, जिसे यूटी बोलते हैं, प्राकृतिक अध्ययन, फिर तीसरा नियंत्रण के बिना पारंपरिक अध्ययन, पूर्व और बाद के पारंपरिक अध्ययन। ठीक है, और 5वां हस्तक्षेप अध्ययनों के पार ये यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इन्हें आप देख लीजिएगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ी हूं, तो महामारी विज्ञान के प्रकार कौन है, अभी हम महामारी विज्ञान के प्रकार ही पढ़ रहे थे। जोखिम का आकलन, जोखिम का आकलन क्या होता है? देखिए, जोखिम आकलन का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है। यह रासायनिक जोखिम के कारण स्वास्थ्य जोखिमों को कम करता है। जो कारक होते हैं ना, उनके नियंत्रक के लिए मानक निर्धारित करता है कि कोई बीमारी है, ठीक है ना, तो उसको किस तरह से कम किया जाए, किस तरह से नियंत्रित किया जाए। तो जोखिम 4 चरणों में होती है। पहला, जोखिम की पहचान। मैं इसलिए बता रही हूँ कि यदि क्वेश्चन आए, टिप्पणी आए तो आप लिख लें। तो पहला, जोखिम की पहचान करना। फिर दूसरा, खुराक प्रतिक्रिया करना, यानी अब पहचान हो गई तो भाई आप उसको दवा तो दोगे ना, फिर दवा के बाद उसकी प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन क्या होता है। फिर
तीसरा, कारक विवरण एक्सपोजर मूल्यांकन, आपने दवा दे दी, रिएक्शन देखा तो उसका मूल्यांकन आप करोगे कि क्या हुआ, दवा कामगार है या नहीं, काम कर रही कि नहीं कर रही, कितना कर रही है। फिर जोखिम लक्षणों का वर्णन करना। तो मुख्य जोखिम की पहचान, जांच, लक्षण वर्णन और माप के प्रदर्शन के आधार पर होता है कि जोखिम यानी नुकसान कितना हुआ है कितना नहीं, इसका जांच किया जाता है किसमें, जोखिम में। ठीक है, ओके। जोखिम आकलन के विभिन्न चरण कौन से, अभी जस्ट हम बता के आ गए हैं। ठीक है, कारण परिणाम मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, अब आपका एग्जाम है तो 100% आपने इसे देख लिया होगा। महामारी विज्ञान के अध्ययन के प्रकार ये वही है जो अभी जस्ट हम पढ़ा के आपको आ रहे हैं, सारांश आ गया। जल्दी से सेकंड यूनिट ले लेते हैं और है हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे 100% क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य में। ठीक है ना। सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब होता है सभी का स्वास्थ्य, किसी एक से मतलब यहाँ पे नहीं है। तो सार्वजनिक शब्द जो दो है वो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है सार्वजनिक स्वास्थ्य। ठीक है, सार्वजनिक और स्वास्थ्य से निर्मित है। सार्वजनिक का मतलब पब्लिक शब्द हो गया और इसके कई अर्थ होते हैं, समुदाय होता है, नागरिक होता है, नगर पालिका, मुक्त, खुला, इस तरह के होते हैं। तो सार्वजनिक शब्द निजी शब्द नहीं है। ठीक है ना, निजी हम उसे नहीं कह सकते जो सबके लिए हो। और दूसरे शब्द में स्वास्थ्य को देखें तो परिभाषा अगर करें तो कठिन हो जाता है। स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, कुछ लोग का मानना है कि स्वास्थ्य की अवधारणा कि जिसका अर्थ विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, क्योंकि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बीमारी से मुक्त हूँ, इसलिए मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं दी गई है। स्वास्थ्य की परिभाषा ये दी गई है कि आप स्वस्थ हैं, आप हेल्दी हैं, आप बीमार नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या आप प्रसन्न हैं, क्या आपका मन खुश है। यदि आपका मन खुश है और आप स्वस्थ हेल्दी हैं और आपका मन भी खुश है हेल्दी है, तब आप स्वस्थ कहलाए जाएंगे। आप बहुत अच्छे हैं, कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है, हाथ पैर कमर कहीं भी दर्द नहीं है, लेकिन आप मन से खुश नहीं है, तो फिर वो स्वस्थता नहीं कहलाएगी, क्योंकि आप टेंशन ले रहे हैं कहीं ना कहीं पे। ठीक है ना, तो वो स्वस्थता नहीं कहलाएगी। तो स्वस्थ होना क्या कहलाता, बहुत सी अवधारणा यहाँ पे दी हुई है। स्वास्थ्य की विभिन्न अवधारणाएं हैं, कुछ लोगों की अवस्था के रूप में स्वस्थ होना, कुछ आंतरिक शक्ति के रूप में स्वस्थ होना, क्रिया की अवस्था के रूप में, पर्यावरण के पर्याप्त रूप में, अस्तित्व अवस्था के रूप में, स्वास्थ्य बीमार नहीं होने के रूप में, स्वास्थ्य एक कार्यात्मक क्षमता के रूप में, बहुत फिट रहते हैं हम, बहुत अच्छा काम कर लेते हैं तो हम स्वस्थ हैं, है ना। तो स्वस्थ को यहाँ पे परिभाषित करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो रोग एक ऐसी स्थिति होती है, रोग प्रक्रिया को यहाँ पे परिभाषित कर लेते हैं कि जिसका निदान एक चिकित्सक या चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है। ठीक है, रुग्णता यानी बीमारी तबीयत के रूप में परिभाषित होती है। जनरली हम लोग जो मैं अभी अब आपको ऊपर बता के आई हूं कि कभी कभी किसी में कोई भी रोग नहीं मिलता है तो रुग्णता नहीं है, रोगी के बीमार अनुभव व्यक्तिपरक अनुभव कहलाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपके हाथ पैर शरीर में दर्द नहीं है तो आप बीमार नहीं है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन आप खुश यदि नहीं है, आप टेंशन में हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आप बीमार ही कहलाए जाएंगे और उसी के अंतर्गत आप समझे जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ी इसकी परिभाषा जो है ना बहुत जटिल है। और जब हम सार्वजनिक स्वास्थ्य शब्द का उपयोग करते हैं तो इस संदर्भ में चीजों का मतलब हो सकता है सार्वजनिक स्वास्थ्य। ठीक है, यानी जटिल, बहु अनुशासनात्मक और समग्र। सार्वजनिक स्वास्थ्य शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, ओके। रुग्णता पीड़ा और लक्षण के अनुसार व्यक्तिपरक। अब कोई जो मैं आपको बार बार समझा रही हूँ ये चीज भी इसमें यही चीज कही हुई है। ठीक है ना, जैसे आप देख लेते हैं समय के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य गतिविधि के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ शब्द, सामाजिक चिकित्सा, सामुदायिक चिकित्सा, निवारक दवा, सामुदायिक स्वास्थ्य, कुछ शब्द हैं जो सार्वजनिक चिकित्सा के लिए यूज किए जाते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य को परिभाषित करना। अब सार्वजनिक स्वास्थ्य को हम कैसे परिभाषित करें बताइए, वही मैं आपको भी जस्ट बता के आ रही हूं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को थोड़ा परिभाषित कर पाना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य को स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने और रक्षा करने, विज्ञान और समाज को संगठित प्रयासों के माध्यम से जीवन को विस्तार देने की कला ही है। इसे ही सार्वजनिक स्वास्थ्य कहा गया है यूके के माध्यम से। सार्वजनिक स्वास्थ्य को
बीमारी को रोकने की कला और विज्ञान जीवन को विस्तारित करने और समाज के संगठित प्रयासों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देना ही कहा गया है, WHO के माध्यम से स्वास्थ्य को, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक परिभाषा देना स्वास्थ्य का मुश्किल है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य लोगों और उनके समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा और सुधार करने का विज्ञान है। बस आप इतना यहाँ पे लिख सकते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य लोगों और उनके समुदाय के स्वास्थ्य और रक्षा और सुधार करने का विज्ञान है, ठीक है। और यह काम स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देता है, बीमारी और चोट की रोकथाम पर शोध करने, संक्रामक रोगों का पता लगाने, रोकने, प्रतिक्रिया करने में सहायता प्राप्त करता है सार्वजनिक स्वास्थ्य, ठीक है। इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य। बिन्सलो का सार्वजनिक स्वास्थ्य है। बिन्सलो ने सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञान को उन्होंने कला माना है, ठीक है। और वो कहते हैं कि बीमारी को रोकना, जीवन को विस्तारित करना, संगठित सामुदायिक प्रयास के माध्यम से स्वास्थ्य और दक्षता को बढ़ावा देना, ये बिन्सलो का मानना है। स्वास्थ्य विज्ञान की परिभाषा उन्होंने दी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या नहीं है? एक स्थान पर एक प्रकार के स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा उत्पाद या सेवा प्रदान नहीं की जाना, विशेषता एकल नहीं बल्कि पार अनुशासनात्मक होना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या नहीं है, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य बनाम चिकित्सा। सार्वजनिक स्वास्थ्य जनरली सबको लेकर के होता है, साथ में लेकर के होता है, ठीक है ना। और चिकित्सा शब्द जो होता है उसका उपचार से किया जाता है। जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य इसके कार्यों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं इसकी तुलना यदि हम इसकी विपरीत चिकित्सा पद्धति से करते हैं। चिकित्सा देखभाल औषधि उन रोगियों पर ध्यान केंद्रित करती है जो बीमार या घायल होते हैं, ठीक है। यहां व्यक्ति सेवा वितरण का लक्ष्य होता है। लेकिन दूसरी ओर जो सार्वजनिक स्वास्थ्य होता है यह एक प्रमुख सरकारी और सामाजिक गतिविधि होती है जो प्रकृति में बहुआयामी रूप में पाई जाती है और समाज के लगभग सभी पहलुओं में फैली हुई है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कीवर्ड स्वास्थ्य है, दवा नहीं है, और इसका मुख्य ध्यान रोकथाम पर है, इलाज पर नहीं है, ठीक है ना। तो जबकि चिकित्सा से जुड़े पेशेवर ऐसे लोगों का इलाज करते हैं जो बीमार हैं, और जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य के पेशेवर पहले किसी स्थान पर लोगों को बीमार या घायल होने से रोकने की कोशिश करते हैं। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य में एक अन्य बिंदु यह भी है कि इसके चिंतन का ब्रह्मांड जनता का स्वास्थ्य है, न कि आयुर्विज्ञान का। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल दोनों में फर्क है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दवा व्यक्तिगत रोगियों के साथ अधिक संबंधित है, और जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य बड़े समुदाय आबादी को अपना रोगी मानता है, ठीक है। मैंने कहा ये सार्वजनिक यानी एक समुदाय होता है, और चिकित्सा देखभाल में ज्यादातर उपचारात्मक देखभाल का प्रभुत्व होता है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य निवारक उपचारात्मक प्रोत्साहन पुनर्वास वगैरह सभी होते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति और विकास मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है, चिकित्सा पद्धति से कैसे अलग है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है और इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। टीकाकरण बनाम प्रतिरक्षा। आप टीकाकरण की देखिए खोज तो की गई है। टीकाकरण एक विशिष्ट बीमारी के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न करने वाला और शरीर में एक टीका लगाने की प्रक्रिया होती है। प्रतिरक्षा वह एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति टीकाकरण के माध्यम से एक बीमारी से सुरक्षित हो जाता है। टीकाकरण बीमारी के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए एक टीका लगाने की प्रक्रिया, और प्रतिरक्षा जस्ट अपोजिट है। और प्रतिरक्षा क्या है, एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति टीका लगवाता है, उसके माध्यम से बीमारी से सुरक्षित हो जाता है, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट दोनों वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, राइट। और कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें मैं कॉफी ली थी और मेरी कॉफी ही ठंडी हो गई क्योंकि आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। नैदानिक देखभाल क्लिनिकली क्लियर क्या कहलाता है? नैदानिक देखभाल स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के माध्यम से मानसिक और शारीरिक कल्याण का संरक्षण होता है, जो बीमारी की रोकथाम करता है, उनका उपचार करता है। प्रबंधन और चिकित्सा को स्वास्थ्य देखभाल के रूप में जाना जाता है, नैदानिक देखभाल, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली क्या है, मैं इसलिए पढ़ा रही हूं कि टिप्पणी के रूप में भी आ सकता है, आपसे पूछ सकता है। तो यह
सभी सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक संस्थाओं को संदर्भित करता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली जो एक अधिकार क्षेत्र के भीतर आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में योगदान करता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में राज्य और स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियां होती हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं। ये सार्वजनिक सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से मानव सेवा और धर्मार्थ इनका मेन संगठन होता है, लक्ष्य होता है। शिक्षा और युवा विकास संगठन मिलकर काम करते हैं और मनोरंजन और कला संबंधी संगठन भी इसमें आगे आते हैं। पर्यावरण एजेंसी और संगठन शामिल होते हैं। तो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली कहलाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आए। वैश्विक महामारी, पेंडेमिक जिसे हम बोलते हैं, पेंडेमिक क्या है? तो रोग की एक महामारी जो एक बड़े क्षेत्र में फैल गई हो। उदाहरण के लिए जैसे कोविड-19 ले लीजिए जस्ट एग्जांपल के लिए, और एक ये रोग था जो चीन के वुहान से निकला, चीन तक सीमित था, लेकिन बाद में बड़े भौगोलिक प्रसार में, और भौगोलिक क्यों, पूरे विश्व में ये फैल गया। ठीक है ना। स्थानीय रोग, एंडेमिक जिसको बोलते हैं, ऐसे क्षेत्रावादी में जो एक ही क्षेत्रावादी में मौजूद होता, सिर्फ एक जगह ही रहता है। ठीक है ना, तो वो एंडेमिक कहलाता है। राइट। सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत मुख्य विषय क्या है ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुख्य विषय इसके क्या है? ठीक है ना। तो मुख्य विषय में महामारी विज्ञान आ जाता है। महामारी विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ ही चुके हैं ऊपर की महामारी विज्ञान के कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन सी चीजें इनके अंतर्गत आती हैं। अब जो महामारी होता है यहाँ पे डब्ल्यू निदान स्वास्थ्य घटना, यानी कि निर्धारकों को अध्ययन है, आवृत्ति वितरण निर्धारकों का अध्ययन है क्या? महामारी विज्ञान नियंत्रण के लिए। अब महामारी जो विज्ञान है, महामारी विज्ञान ने 5 डब्ल्यू निदान स्वास्थ्य घटना दिए हैं। 5 डब्ल्यू निदान, हो सकता है आपसे 5 डब्ल्यू निदान ही पूछ ले कि 5 डब्ल्यू से आप क्या समझते हैं बताइए। तो फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पहला व्हाट यानी क्या, यानी ठीक है। दूसरा हु यानी व्यक्ति, जो। तीसरा स्थान, जहां, वेयर। और चौथा समय, व्हेन। और जोखिम कारक और संचरण के तरीके, क्यों यानी वाई। तो देखिए 5 डब्ल्यू यहाँ पे दिए हुए हैं किसी भी निदान या स्वास्थ्य घटना के लिए। मैंने अभी इसको देखा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, टिप्पणी में लिखने को भी आ सकता है और क्वेश्चन भी आ सकता है। 5 डब्ल्यू, तो बस व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, वाई, बस इतना आप याद कर लीजिए। और इनकी जांच अनुप्रयोग के स्तर पर करता है, क्यों, कहां, कब, कैसे। ठीक है। तो व्हाट में क्या हो जाएगा, कौन सी बीमारी है, क्या है, किस व्यक्ति को है तो हु में हो जाएगा। वेयर किस स्थान पे, किस जगह पे है। व्हेन कब हुई, और फिर साथ में वाई यानी क्यों। तो ये हो जाता है 5 डब्ल्यू। ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब यहाँ पोषण, पोषण भी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य भी है, बहुत कम कम दिया तो देखने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य शिक्षा भी है, व्यवहार विज्ञान भी है, इतने कम कम इसमें सब चीजें दी हुई हैं। जैव सांख्यिकी, ये जैविक और चिकित्सा समस्याओं के आंकड़ों का अनुप्रयोग है और सांख्यिकी तरीके किसी भी क्षेत्र में शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं, और खासकर जब आप बड़ी आबादी की समस्या से हम निपट रहे हो, जहां की आबादी बड़ी हो, जहां की जनसंख्या ज्यादा हो। ठीक है ना। स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, जनसांख्यिकी, यह जनसंख्या का अध्ययन है, विशेष रूप से आकार और घनत्व और मृत्यु दर, वृद्धि दर के ऊपर। ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पद्धति क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य पद्धति नैदानिक दृष्टिकोण के विपरीत है, जो व्यक्तियों में बीमारी के निदान और उपचार पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण में शामिल होती है समस्या को परिभाषित करना, मापना, समस्या के कारण जोखिम कारकों को निर्धारित करना, समस्या को रोकने सुधारने का तरीका और प्रभावी रणनीतियों पर लागू करना और मूल्यांकन करना। सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण। ठीक है। ओके, स्वास्थ्य के कार्य क्या क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के कार्य। ओके, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के 3 मुख्य कार्य हैं। अब मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये आप लोग नोट्स बना लीजिए, लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि जब मैं जो मेन हेडिंग पढ़ा रही हूँ ना उसे आप लिखते हुए चलेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत आसान रहेगा। सिर्फ आपको उसको पढ़ लेना होगा बाद में। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के 3 कार्य हैं। पहला कार्य है आकलन करना, दूसरा है नीति विकास और तीसरा है आश्वासन। ठीक है। ये 3 काम दिए हुए हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य के। आकलन किया जाता है कि काम कितना हुआ, कैसे हुआ,
फिर एक नीति विकास, यानी अब जो आकलन किया गया है तो क्या वो प्रोसेस आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उसका कितना डेवलप हुआ, एक नीति बनाई जाती है, एक नियम कायदे बनाए जाते हैं उसको डेवलप करने को, लागू करने के लिए, और फिर बाद में आश्वासन दिया जाता है। तो 3 है मुख्य कार्य किसके, सार्वजनिक स्वास्थ्य के। ठीक है, ओके। सार्वजनिक स्वास्थ्य मुख्य कार्य और आवश्यक सेवाएं क्या हैं? तो मूल्यांकन में देखें तो बीमारी चोट की निगरानी, अब निगरानी के रुझान हो जाते हैं, कारण विश्लेषण हो जाता है, जरूरतों की पहचान करनी पड़ती है। नीति के विकास में देखें तो लोगों को स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में सूचित करना, शिक्षित बनाना, स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करना, हल करना। ठीक है, व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रयासों का समर्थन करना, निर्णय लेने के वैज्ञानिक आधार को बढ़ावा देना और रणनीतिक दृष्टिकोण का विकास और कार्यान्वयन करना, ये नीति का विकास है। ठीक है, ओके। अपनी प्रगति की जांच कर लीजिए। यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के विभिन्न मुख्य विषय क्या है, जस्ट अभी आपको 3 विषय हम पढ़ा के आ रहे हैं। ठीक है, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की अधोसंरचना क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भारत में बहुत सारी अस्पतालें हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सबसे पहले एलोपैथी अस्पताल आती है। ठीक है, फिर भारतीय चिकित्सा पद्धति है, होम्योपैथिक अस्पताल है, फिर उप केंद्र यानी जिसे हम एससी बोलते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, पीएचसी जिसे बोलते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सीएचसी जिसे हम बोलते हैं, रक्त बैंक, नेत्र बैंक और मानसिक अस्पताल, सभी कुछ आते हैं भारत के स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत। ठीक है ना, तो भारत के स्वास्थ्य सेवा आ जाए तो आपको यही सब चीजें लिखनी है। और भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को कई स्तरों में सजोया गया है। यहाँ पर हमारे पास मेडिकल कॉलेज भी है तृतीयक देखभाल संस्थान के रूप में। जब जिले में चीजें नहीं हो पाती हैं जिले में, तो फिर वहां मेडिकल में रेफर किया जाता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक अवलोकन दिया है, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक अवलोकन है, तो ये अवलोकन देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस हाँ ये जरूर चीजें पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या है, ये सब हेल्थ के अंतर्गत आती हैं, तो टिप्पणी करने के लिए भी आ सकता है, क्वेश्चन भी इससे पूछ सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिन्हें हम एनएचएम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, अपने 2 उप मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन एनयूएचएम को शामिल करता है। कौन? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। मुख्य कार्यक्रम संबंधी घटकों में स्वास्थ्य यानी कि हॉस्पिटल के जनरली जो काम होते हैं, प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु का, किशोरावस्था का, कुछ ऐसे काम होते हैं जो इन मिशनों को दे दिए जाते हैं और वहां से पूरा इनका डाटा का काम चलता रहता है। ठीक है ना, यानी बांट दिया जाता है, तो लोड वहां पे हॉस्पिटल पे कम होता है, तो इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम क्या कहलाता है, तो 12 अप्रैल 2005 को माननीय प्रधानमंत्री ने इसको शुरू किया था, ताकि ग्रामीण आबादी विशेष रूप से कमजोर समूहों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण से देखभाल प्राप्त हो सके। किसके लिए? गांवों के लिए, कमजोर समूहों के लिए। ग्रामीण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम याद कर लीजिए। ठीक है, ओके। काम क्या होता है? एनआरएचएम विशेष रूप से ग्रामीण आबादी में जो कमजोर समूह को समान, सस्ती, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, और एनआरएचएम के अंतर्गत सशक्त कार्रवाई समूह के जरिए जो ईएजी होते हैं उनके माध्यम से राज्यों के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पर विशेष ध्यान देना। ठीक है ना, और मिशन के जोर सभी स्तरों पर होते हैं, खास तौर पे सामाजिक और लैंगिक समानता के साथ कार्य करना, इस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। जल, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण पर भी ज्यादा जोर दिया जाता है। किस पे? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम पे। ठीक है, फिर शहरी आ गया, एनएचएम आ गया, तो इस शहर में अब जो आबादी है उनकी स्वास्थ्य वाल देखभाल करने के लिए शहर का हो गया। ठीक है, तो इसमें शहर का लिख दीजिएगा गांव की जगह में। अब उन्हें आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं यहाँ से उपलब्ध हो जाती हैं और उनकी जेब को खर्च भी कम होता है जब वो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन पे आते हैं इलाज करवाने के लिए। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ में और भी लक्ष्य हैं, जैसे पीने के पानी, स्वच्छता, स्कूली शिक्षा जैसे स्वास्थ्य के व्यापक निर्धारकों को भी इन योजनाओं के साथ जोड़कर प्राप्त किया जाता है। तो इनको एक नजर देख लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो ये आ गया यहाँ पे सारांश। ठीक है,
और इस तरह से फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड यूनिट पर्यावरण है। पर्यावरण हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको पता है स्वास्थ्य और पर्यावरण एक सिक्के के दो पहलू है। पर्यावरण अच्छा है, हेल्दी है, तो हमारा स्वास्थ्य भी जो है हेल्दी होगा, अच्छा होगा, ठीक है ना। तो ऐसी वस्तुएं, ऐसी परिस्थितियां जो हमें चारों ओर से घेरी हुई हो, वो पर्यावरण कहलाती है। एक ऐसा आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हो, भौतिक हो, रासायनिक हो, चाहे जैविक हो, अजैविक हो, हम चारों तरफ से उनसे घिरे हुए हैं, वो पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। और ये पर्यावरण हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है, चाहे सामाजिक रूप में हो, आर्थिक रूप में हो, किसी भी चीज में हो, ठीक है। तो दूसरी ओर जो है स्वास्थ्य की व्याख्या विभिन्न तरीकों से भी की जा सकती है। स्वास्थ्य की अब तक कोई सटीक परिभाषा नहीं दी गई है। यहाँ पे एक चिकित्सक के लिए स्वास्थ्य केवल किसी बीमारी या बीमारी से मुक्त होने के बारे में है, ठीक है ना। हम इसको सही परिभाषा स्वास्थ्य की नहीं दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा था आपको कि वह बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण है, क्योंकि व्यक्ति को एक बीमारी हो सकती है लेकिन तब भी स्वस्थ और खुश महसूस कर सकता है, या फिर उसे कोई बीमारी नहीं है लेकिन वह स्वस्थ और खुश नहीं है, तो क्या हुआ, वो बीमार है, ठीक है। तो ये व्यक्ति की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। तो ये पर्यावरण है। अब हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा पर्यावरण और स्वास्थ्य की समझ देख लेते हैं। पर्यावरण और स्वास्थ्य देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि पर्यावरणीय स्वास्थ्य में मानव स्वास्थ्य के उन पहलुओं को शामिल किया जाता है जिनमें जीवन की गुणवत्ता शामिल है, जो शारीरिक, जैविक, सामाजिक द्वारा निर्धारित होते हैं। पर्यावरण में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कारक होते हैं, जो पर्यावरण में उन और रोकथाम के सिद्धांत व्यवहार भी होते हैं। इसलिए मैं इसीलिए कह रही हूँ कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, पर्यावरण और स्वास्थ्य। तो जो उपरोक्त परिभाषाएं हैं तीन प्रकार के वातावरण पर केंद्रित हैं, घर, काम और मनोरंजन, और वे सभी एक दूसरे से अलग है, और इसलिए तरह तरह के तनाव, चुनौतियां जो हैं वो भी अलग है। कुल मिलाकर किसी भी व्यक्ति के जीवित वातावरण में जैविक, रासायनिक, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक जैसे तनाव स्वास्थ्य की स्थिति को प्रभावित करते हैं। तो यदि हम हेल्दी हैं, हम खुश हैं, तो हम स्वस्थ हैं। यदि हम हेल्दी भी हैं लेकिन हम खुश नहीं हैं, तो हम स्वस्थ नहीं हैं। और यह भी माना जाता है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति निर्माताओं को पर्यावरणीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए काम करना चाहिए, और यह तीन स्तरों पर किया जा सकता है: अतीत के नुकसान की मरम्मत करके, भरपाई करके, वर्तमान जोखिम को नियंत्रित करके, और भविष्य की समस्याओं को रोक करके। यानी कि जो नुकसान हो गया, जो पेड़ कट गए, तो अब कोई बात नहीं, नए पेड़ लगाए जाए। अब जो नए पेड़ लगे उनको ना काटा जाए, उनको नियंत्रित किया जाए। तो पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी हैं आपको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, वर्षा कराते हैं, मिट्टियों को बांध के रखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमें उन्हीं से कंद, फल, फूल, लकड़ियां मिलती, सभी चीजें मिलती हैं। तो ये क्या है, स्वास्थ्य और पर्यावरण जुड़े हुए हैं। क्यों महत्वपूर्ण है, जस्ट अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वही तो है। यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। पर्यावरण से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव अल्पकालिक या दीर्घकालिक दोनों हो सकते हैं। जैसे तीव्र स्थितियों में ठंड या फ्लू, खाद्य विषाक्तता में दिल का दौरा पड़ सकता है। ये अपेक्षाकृत कम रहते हैं और अचानक शुरू हो जाते हैं। दूसरी ओर लंबी अवधि में पुरानी स्थितियां विकसित होती हैं, बिगड़ती हैं। पुरानी स्थितियों के कारण एक से अधिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं अस्थमा, कैंसर और मधुमेह। कोई व्यक्ति जो धूम्रपान न करने वाला हो और दैनिक आधार पर वायु प्रदूषण के संपर्क में लगातार आ रहा हो, क्योंकि वह किसी कारखाने या ट्रैफिक जंक्शन के पास रहता है, या फिर ट्रेन, रेलवे जो ट्रैक होता है उसके बगल में रहता है, इसलिए उसे पुरानी सांस की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यह बीमारियों के लिए जिम्मेदार मात्र एक पर्यावरणीय कारक नहीं है। घरेलू प्रदूषण, आवास की स्थिति, रहने की स्थिति, जीवन शैली, आहार, आनुवांशिकता, सभी कारक यहाँ पे शामिल हो जाते हैं। तो अब इससे समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण और स्वास्थ्य किस तरह से एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है ना। एक दूसरे के पूरक है, परिहार है, ठीक है, राइट, ओके। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर शारीरिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कारक जो होते हैं मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, हमें अच्छी तरह से पता है।
भौतिक में हवा, पानी, मिट्टी, भोजन की उपलब्धता, प्रदूषण, शोर आज जैसे कारक शामिल होते हैं। सामाजिक देखभाल में स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, नस्ल, आय आदि शामिल होती हैं। और व्यक्तिगत स्तर पर व्यवहार और अनुवांशिक शामिल होते हैं। ठीक है ना। तो स्वास्थ्य के निर्धारक कारक कौन से होते हैं? मान लीजिए भौतिक वातावरण में रसायन हो जाता है, विषाक्तता हो जाती है, हमारे भोजन में हो जाती है, विकिरण होता है, और सूक्ष्म जीवों और पौधे कीटनाशकों जो हम उपयोग करते हैं, इन धातुओं के कारण जो रोग होते हैं जो मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। हम खेतों में कीटनाशक छिड़कते हैं, उससे भी नुकसान होता है। ठीक है ना। हम उससे नुकसान तो होता ही, लेकिन साथ साथ में हम यहाँ पर जो जंक फूड खाते हैं उससे भी तो नुकसान होता है, फूड पॉइजनिंग होती है। तो ये सब चीजें क्या है? हवा से संबंधित अब जो व्हीकल्स इतने चल रहे हैं उनसे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड निकल रही है गैस, तो ये क्या है? तो हवा से संबंधित ये पर्यावरणीय पदार्थ फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, भोजन पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं। पानी और मिट्टी संबंधित पदार्थ पाचन तंत्र और त्वचा को प्रभावित करते हैं। गंदा पानी पिएंगे तो यही होगा ना। और ये सभी कृषि, परिवहन और औद्योगिकीकरण की मानवीय गतिविधियों द्वारा जारी किए जाते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति जो पर्यावरण से जुड़ी हो सकती है वे यकृत, मूत्राशय, फेफड़े के कैंसर, अस्थमा और श्वसन रोग, तंत्रिका तंत्र के रोग होते हैं। यानी स्वास्थ्य से जुड़े कौन कौन से ऐसे रोग हैं कि पर्यावरण यदि सही नहीं है तो वो हो सकते हैं। तो वो यकृत हो गया, मूत्राशय, फेफड़े के कैंसर, अस्थमा, श्वसन रोग, न्यूरो वाले रोग जो होते हैं, पार्किंसंस रोग जो होता है, अल्जाइमर रोग जो होते हैं। ठीक है ना। ये इतने रोग हैं जो पर्यावरण की वजह से होते हैं। तो बीमारियां केवल पर्यावरणीय स्थितियों के कारण नहीं होती है, बल्कि इनके कारण भी बढ़ सकती है। ठीक है ना। विभिन्न जनसंख्या विशेषताओं जैसे उम्र, लिंग, नस्ल, जातीयता आदि के कारण भी मानव स्वास्थ्य को ये प्रभावित करते हैं। वातावरण तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। वातावरण और पर्यावरण आप एक ही कह सकते हैं। जलवायु, खाद्य, भूमि संसाधनों पर जैविक, रासायनिक, भौतिक कारकों का कैसे प्रभाव पड़ता है? तो मुझे नहीं लगता किसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है ना। इसे तो इतना आप कर लेंगे कि पर्यावरण को 3 घटकों में विभाजित किया जाता है, जैविक, रासायनिक और भौतिक। ठीक है ना। पर्यावरण 3 में बट गए ना। पौधे, जानवर, वायरस, अन्य जीव रूपों से बने जैविक, हवा, मिट्टी, पानी, आवास विभिन्न जैविक एजेंट है। गैर जीवित, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स आप सीधे समझ लीजिए। ठीक है ना। अब सामाजिक वातावरण में क्या हो जाएंगे? लिविंग थिंग्स में पेड़ पौधे, ह्यूमन सब चीजें आ जाती है। नॉन लिविंग थिंग्स में जो भी चीजें निर्जीव होती वो आ जाती हैं। सामाजिक वातावरण में रीति रिवाज, संस्कृत, आदतें, आय, धर्म, व्यवसाय, शिक्षा, शैली, ये सभी चीजें आ जाती है जो हमारे स्वास्थ्य को, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं और उस भौतिक पर्यावरण के माध्यम से। ठीक है। तो मानव स्वास्थ्य पर पानी के जैविक, रासायनिक, भौतिक कारक तो ये भी समझाना पड़ेगा। कारक कारण के अनुसार जलित, अब जल जनित रोग कौन से होते हैं भैया? ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जल से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? बहुत आसान है। ठीक है। डिटर्जेंट वगैरह होते हैं, कीटनाशक होते हैं जो हम खेतों में डालते हैं, कल कारखानों, फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित जो पानी होते हैं उनके केमिकल्स होते हैं, ब्लीचिंग वगैरह होते हैं, खनिज वगैरह, कार्बनिक अम्ल वगैरह होते हैं। ये सब यौगिक होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है ना। और बल्कि हमें तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जलीय जीवन को, मछली जो उनका भोजन होता है उनके रूप में भी उनको भी ये प्रभावित करते हैं। ठीक है ना। जैविक एजेंट को मोटे तौर पर 2 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। रोगजनक, बैक्टीरिया, वायरस, नेमाटोड। ठीक है। हानिकारक जीव जिसमें स्लम, मोलस, शैवाल वगैरह आ जाते हैं। तो जैविक जल जनित रोग जैविक एजेंट के एजेंटों के संक्रामक के कारक होते हैं। ठीक है। भौतिक में तापमान, मैलापन, रंग और जल निकाय हो जाते हैं। फैलते तैरते पदार्थ, शैवाल, काई वगैरह हो जाती हैं। गाद, रेत, धातु टुकड़े, रबड़, लकड़ी के चिप्स, कागज, फेम, ये सभी चीजें आती हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। मानव स्वास्थ्य पर जल प्रदूषण का, मुझे नहीं लगता कि जल प्रदूषण का प्रभाव मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है ना। ये ऑलरेडी सर, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी इसको आपको बताया है। ठीक है।
जैविक भौतिक और रासायनिक जैविक कारक क्या होते हैं? देखिए, हवा, तापमान, आर्द्रता, पवन वेग, वायुमंडल, ये सभी चीजें जो होती हैं भौतिक होते हैं, ठीक है ना, कारक होते हैं। और ये हर एक तरह से हर एक दिन में तापमान अलग अलग होता है, मौसम अलग अलग होता है, और ये हमारे तापमान को प्रभावित करते हैं। कारक का स्थान, ऊंचाई, हवा, हवा की दिशा वगैरह, ये सभी हमारे तापमान को प्रभावित करते हैं। और जब तापमान को प्रभावित करते हैं तो सीधी सी बात है, वो हमारे ऊपर भी उसका असर पड़ता है। गर्मी आ गई, हीट स्ट्रोक पड़ रहा है, तो क्या है, शरीर में ऐंठन हो रही है, हमें गर्म लग रही है, हीट थकावट दे सकती है। तो इस तरह के, ठंड आ रही, ठंड के कारण सुन्नता होता है, हमारा शरीर सुन्न हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुकने से लगता है। तो ये सभी क्या चीजें होती, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, यहाँ तक कि लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये सभी कारक हैं, भौतिक और जैविक कारक। तो इसे आप वाच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण यदि आता है, स्रोत आता है, प्रभाव आता है, तो स्मॉग यानी धुआं जो एक होता है, ये कोहरे से जो होता है, और साथ में जो पोल्यूशन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गाड़ियों से निकला हुआ होता है ना, धुआं वगैरह होता है, उनसे मिलके मिश्रित होता है, उनसे मिलके स्मॉग बनता है। और जनरली आप इसको दीपा उपावली के टाइम में देखिए, जब पटाखे वगैरह फूटते हैं, उनके केमिकल्स जो रसायनें होती हैं, गैस होती हैं, जो धुआं होता है, और दूसरे दिन जो कोहरा होता है, वो दोनों मिक्स होके स्मॉग का रूप ले लेता है, ठीक है ना। ओके, फिर अब यहाँ पे हो गया मानव स्वास्थ्य पर खाद्य संसाधनों के जैविक, रासायनिक और भौतिक कारकों का प्रभाव। तो ये भी बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। संक्रामक उत्पत्ति के खाद्य जनित रोग, खाद्य जनित रोगों के प्रकार में पहला आएगा संक्रामक उत्पत्ति का आ जाएगा, जिसमें बैक्टीरिया, दूषित खाद्य पदार्थ, वायरस, प्रोटोजोआ वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। ओके, राइट। फिर निप्पा वायरस संक्रमण भी यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, जिसके दूषित भोजन के माध्यम से लोग सीधे बीमार हो जाते हैं। सुअर जैसे जानवरों में भी वायरस गंभीर बीमारी का कारण बनता है, और चीन वगैरह से एक तो आया ही था कोविड, आपको पता ही है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे सामने दिया हुआ है। निप्पा वायरस ने लोगों में गंभीर बीमारी और मृत्यु का कारण भी बना है। तो कुछ ऐसे एक दो वायरस के नेम लिख लीजिए, ठीक है, और एक्सप्लेन कर दीजिए। अब रासायनिक प्रदूषण के कारण खाद्य जनित रोग कौन से होते हैं? तो रासायनिक प्रदूषण से जैसे पारा, सीसा, कैडमियम। अब देखिए, यहाँ पे आप बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं कि जो मैगी नूडल्स होता है आप लोग खाते हैं, उसमें एक बार बैन लग चुका था। क्यों? क्योंकि उसमें शीशे की मात्रा ज्यादा थी। शीशा हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, और वो मैगी में पाया जाता है, और उस वक्त उसमें शीशे की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा था, इसलिए उसमें बैन लगा दिया गया था, ठीक है ना। तो खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने पुनः पूर्ति और खाद के उपयोग के लिए, यानी खाद का उपयोग किया जाता है। कीटनाशक उर्वरक को यहाँ पे बंद करने के पक्ष में है सरकार, ठीक है। तो ये रासायनिक प्रदूषण के कारण भी होता है। रासायनिक प्रदूषण वैसे भी होता है, सब्जियों वगैरह में कीटनाशक डाले जाते हैं, ठीक है ना। कल कारखानों से निकलने वाले फिर वो सब्जियों में जाते हैं, खेतों में जाते हैं। तो इस तरह से सब्जियों में भी देखिए, हरे करने के लिए, उसको ताजा रखने के लिए क्या किया जाता है? कलर मिलाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। दूध में केमिकल्स मिलाए जाते हैं, डिटर्जेंट पाउडर मिलाया जाता है। तो ये सब कुछ आप लिख दीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। ओके, राइट। जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिकी मॉडल, तो ये मैं ऑलरेडी आपको पहले समझा चुकी हूँ। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। एक पारिस्थितिकी मॉडल जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम में एक पारिस्थितिकी मॉडल आ जाए। और एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, हाँ, पारिस्थितिकी मॉडल देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये लेसन भी यहीं पे फिनिश्ड होता है, और मैं टायर्ड हो चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। कंटिन्यू अभी ये आपका वीडियो चल रहा है, लास्ट रोगों का महामारी विज्ञान है। तो इसमें वही चीजें देखिए, इसमें केस कंट्रोल स्टडी, कोहार्ट अध्ययन, यादृच्छिक यंत्र। मैं बार बार आपसे कह रही हूं कि आप कुछ मत पढ़िएगा, आप महामारी विज्ञान के जितने भी प्रकार हैं, ठीक है ना, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक 2 प्रकार है, फिर वर्णनात्मक के भी 2 हैं, केस स्टडी, केस अध्ययन, केस रिपोर्ट, वो पढ़ लीजिएगा। विश्लेषणात्मक के भी प्रकार है, वो पढ़ लीजिएगा। तो केस कंट्रोल स्टडी, कोहार्ट अध्ययन, यादृच्छिक अध्ययन, गैर यादृच्छिक अध्ययन, फील्ड ट्रायल, सामुदायिक परीक्षण, प्राकृतिक परीक्षण, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। इनसे 1-2 क्वेश्चन तो 100% 2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, पूर्व व्यापी कोहार्ट अध्ययन। तो कुछ वीडियो आप वॉच कर लीजिएगा, तो आपको सॉरी, उससे हेल्प मिल जाएगी।